हेलो क्लास। कक्षा 12वीं के भौतिकी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डायनेमो के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि डायनेमो होता क्या है। आप सभी इसके बारे में भली भांति परिचित है तथा इसको कक्षा 10वीं में भी पढ़ चुका है। ठीक है, और डायनेमो एक हिसाब से सभी कोई जानते ही होंगे, थोड़ी बहुत तो नॉलेज सभी को ही होगी, पर एग्जैक्टली आपको इसके अंदर की जो थ्योरी है वह नहीं मालूम होता है ना। तो आज हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से यह डायनेमो क्या है काम करता है। मैं आपको बताऊं तो आप सभी जनरेटर के बारे में जान ही रहे होंगे। ठीक है, तो वह इसी पर बेस्ड है। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे कि जनरेटर में कैसे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसकी अंदर की जो भौतिक है वह क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक, तो देखते हैं। डायनेमो एक ऐसा उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसे जनित्र या विद्युत उत्पादक या जनरेटर भी कहते हैं। ठीक, तो डायनेमो एक प्रकार का क्या है, विद्युत उत्पादक यंत्र होता है न, जो क्या है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह क्या है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है। अब देखते हैं डायनेमो का सिद्धांत। हम जानते हैं कि जब किसी कुंडली से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। माना कि चित्र 13.24 में दर्शाए अनुसार ABCD एक कुंडली है जो ध्रुव खंड NS के मध्य दक्षिणावर्त दिशा में अक्ष x देश के परितः घुमाई जा रही है। देखिए चित्र में ये ABCD एक कुंडली है जो अक्ष x देश के परितः क्या है दक्षिणावर्त दिशा में घुमाई जा रही है। AB ऊपर और ये ध्रुव खंड N और S के मध्य में रखी हुई है ना, जिससे यहाँ पे क्या है विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जा रहा है। तो AB ऊपर की ओर आ रही है तथा भुजा CD नीचे की ओर जा रही है। यहाँ देखिए भुजा AB ऊपर की ओर है तथा CD क्या है नीचे की ओर है। ठीक, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमानुसार तो आप लोग को पता ही होगा, भुजा AB में BA दिशा में तथा भुजा CD में DC दिशा में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। आप सभी ने हमने पढ़ा था विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाले पाठ में पढ़ा था, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम और लेंज का नियम दोनों एक साथ था। आप सभी को पता होगा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या होता है। नहीं पता तो देखिए कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमानुसार अपने दाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाओ कि तीनों क्या है एक दूसरे के लंबवत हैं। अब यदि अंगूठा चालक की दिशा है ना तथा मध्यमा तर्जनी है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है, तो मध्यमा क्या है प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो ठीक इसी प्रकार से जब हम इसको, ये कुछ इस प्रकार से होगा, ये ऐसे, तो ये ऐसे ही इसको उल्टा करना पड़ेगा क्योंकि जो विद्युत क्षेत्र है वह उसकी दिशा क्या है इधर है ना। तो ये ऐसे करते हैं तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर हो जाती है ना, तो हमें क्या है ऐसे करना पड़ेगा। ठीक, उंगली को इस साइड करना पड़ेगा। तो क्या होगा, जो प्रेरित धारा की दिशा है वह ऐसे करेंगे तो क्या है ये वाला उंगली क्या है प्रेरित धारा की दिशा बताएगी। ठीक है, मतलब हम लोग चित्र को मैं इसको मोड़ देता हूँ ऐसे, तो अब देखिए आप लोग को अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, इस हिसाब से क्या बोला गया है कि भुजा BA क्या है ऊपर की ओर आ रही है ना। तो आप देखिए
ये तो ये भुजा बी ए क्या है, ऊपर की ओर आ रही है ना। और ये क्या है, प्रेरित ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखिए इधर है, तो ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रही। तो प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी। तो देखिए प्रेरित धारा की दिशा कैसी है, बी से ए की ओर है। समझ में आया? ठीक। अब यही हम लोग ऐसे करेंगे तो क्या है, सी डी क्या है, नीचे की ओर जा रही, मतलब अंगूठा क्या हो जाएगा, नीचे। तो प्रेरित धारा की दिशा कैसी हो जाएगी, डी से सी की ओर। ठीक है। ठीक, तो देखते हैं क्या कहा गया है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमानुसार भुजा ए बी में बी ए दिशा में तथा भुजा सी डी में डी सी भुजा में ठीक क्या होता है, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। अतः कुंडली में डी सी बी ए दिशा में प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है, जो कुंडली में बी से ए की ओर तथा नीचे में डी से सी की ओर। तो इस प्रकार कुंडली में डी सी बी ए दिशा में क्या है, धारा प्रवाहित होने लगती है। फलस्वरूप क्या होता है, बिंदु P क्या है, धन सिरे की भांति तथा Q क्या है, ऋण सिरे की भांति कार्य करने लगता है तथा बाह्य प्रतिरोध R में विद्युत धारा P से Q की तरफ प्रवाहित होने लगती है। ठीक। अब आधे चक्कर के पश्चात क्या है, भुजा ए बी की स्थिति। आधे चक्कर पश्चात देखिए भुजा ए बी क्या हो गया, नीचे की ओर तथा सी डी क्या है, ऊपर की ओर चली जाती है। यहाँ देखिए चित्र में क्या है, ए बी नीचे की ओर तथा सी डी क्या है, ऊपर की ओर आती है। अब इस समय क्या होता है, सी डी क्या है, पुनः ऊपर की ओर आ रही होगी तथा ए बी क्या है, नीचे की ओर जा रही होगी। ठीक। तो क्या होगा, वो दाएं हाथ के नियमानुसार ए बी भुजा में ए बी दिशा में तथा सी डी भुजा में सी डी दिशा में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। कुंडली ए बी सी डी में धारा क्या हो जाएगा, बहने लगेगा तथा बाह्य प्रतिरोध के सिरा Q क्या होगा, धन सिरा की भांति तथा P क्या है, ऋण सिरा की भांति क्या है, व्यवहार करेगी, जस्ट उसका अपोजिट है ना। तो इस स्थिति में विद्युत धारा जो है वह क्या है, Q से P दिशा में प्रवाहित होती है। ठीक, समझ में आया यहाँ तक? अच्छा, अब देखते हैं जब कुंडली ए बी सी डी, अब इसका धारा तो प्रवाहित हो रहा है ना। अब क्यों हो रहा है तो उसका देखते हैं। जब कुंडली ए बी सी डी का तल बल रेखाओं के समांतर होता है तो उसकी भुजा ए बी और सी डी बल रेखाओं के लंबवत चलती है। ठीक, यहाँ पे चित्र देखिए, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये वाला चित्र आप देखिए, ये वाला। ठीक, तो क्या कहा गया है, जब कुंडली ए बी सी डी का तल बल रेखाओं के समांतर होती है तो भुजा ए बी और सी डी बल रेखाओं के लंबवत चलती है। यहाँ पे देखिए ये बल रेखा के समांतर है, तो ये जो कुंडली का तल है वह क्या है, भुजा ए बी और सी डी क्या है, इसके लंबवत चल रही है ना। ये सभी क्या है, बल रेखाओं को काट रही होती है। तो इस समय अधिकतम बल रेखाओं को काटती है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान यहाँ पे क्या है, अधिकतम है। यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा है, ये क्या है, धारा का समीकरण है, धारा है ना। तो इस स्थिति में क्या है, धारा अधिकतम है। अतः प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या है, अधिकतम होता है। जो कुंडली घूमती जाती है प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या है, कम होते जाता है। कि कुंडली का तल जब बल रेखाओं के लंबवत हो जाता है, यहाँ पे देखिए, तो कुंडली से होकर अधिकतम बल रेखाएं गुजरती है, किंतु इस समय भुजा ए बी और सी डी कोई बल रेखाओं के समांतर चल रही होती है, कोई बल रेखाएं नहीं काटती। इसलिए जो यहाँ पे जो धारा का मान है वह क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ये वाली स्थिति, ये वाली स्थिति, यहाँ पे देखिए ये लंबवत है
बल रेखाएं क्या है, एक भी बल रेखाओं को भुजा नहीं काट रही है, तो धारा का मान इस बिंदु में, इस बिंदु में और इस बिंदु में क्या है, शून्य है। ठीक है, स्पष्ट है कि यदि कुंडली को उसके स्थिति में घुमाकर प्रारंभ करें जब उसका तल बल रेखाओं के लंबवत हो, तो प्रथम अर्धचक्र में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान शून्य से अधिकतम, फिर पुनः अधिकतम से शून्य हो जाता है। इसके पश्चात प्रेरित विद्युत वाहक बल की जो दिशा होती है वह बदल जाती है। जैसे इधर धनात्मक है तो क्या है, इसके पश्चात ये क्या हो जाती है, ऋणात्मक, है ना। और द्वितीय अर्ध चक्र में क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान पुनः शून्य से लेके अधिकतम तथा अधिकतम से पुनः शून्य हो जाता है। इस प्रकार कुंडली के एक पूरे चक्कर में बाह्य प्रतिरोध R में बहने वाली जो धारा का मान होता है वह एक ज्यावक्रीय साइन कर्व के अनुसार परिवर्तन होता है, जैसा कि आप सभी चित्र में देख ही रहे हैं। इस प्रकार धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। संक्षेप में इसे AC लिखते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। जिस प्रकार विद्युत वाहक बल के कारण प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक, तो हमने जाना इसके थ्योरी के बारे में। अब जानते हैं कि डायनोमो के प्रकार वास्तविक में होते कितने हैं। तो डायनोमो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रत्यावर्ती धारा डायनोमो और दूसरा है दिष्ट धारा डायनोमो। तो सबसे पहले हम लोग प्रत्यावर्ती धारा डायनोमो देखते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है, डायनोमो की परिभाषा है सेम उसी प्रकार से। तो प्रत्यावर्ती, जो डायनोमो यांत्रिक ऊर्जा को प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करता है उसे प्रत्यावर्ती धारा डायनोमो कहते हैं, है ना। और जो ऊर्जा क्या है, जो डायनोमो यांत्रिक ऊर्जा को डीसी धारा में परिवर्तित करता है उसे दिष्ट धारा डायनोमो कहते हैं। यहीं से इसका परिभाषा है। जो डायनोमो क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करेगा उसे प्रत्यावर्ती धारा डायनोमो, और जो डायनोमो यांत्रिक ऊर्जा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करेगा उसे दिष्ट धारा डायनोमो कहते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रत्यावर्ती धारा डायनोमो। इन सभी के बारे में आपने कक्षा 10वीं में पढ़ ही चुका है, ये इसकी एक रिवीजन है मान लीजिए। ठीक, तो हम लोग देखते हैं प्रत्यावर्ती धारा डायनोमो का आप लोग को चित्र दिखाया ही गया है ना। सभी इसका तो आपको सिद्धांत जो है पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, हमने अभी जाना है क्या, डायनोमो का सिद्धांत। अगर एग्जाम में डायनोमो क्या है, डायनोमो प्रत्यावर्ती धारा डायनोमो का सचित्र समझाइए तो आप इसका चित्र बना देना, इसकी रचना कर देना, जो अभी हम लोग निम्नवत करेंगे। ठीक है, और इसका कार्य विधि वही क्या होता है, इसका सिद्धांत होगा। ठीक, तो देखते हैं इसकी रचना देखते हैं। सबसे पहले तो प्रत्यावर्ती धारा डायनोमो के मुख्य भाग में निम्नलिखित हैं। पहला होता है क्षेत्र चुंबक, ये क्या है, एक क्षेत्र चुंबक है। दूसरा है आर्मेचर, तीसरा है सर्पी वलय और चौथा है ब्रूश। ठीक है, तो क्षेत्र चुंबक क्या होता है, 1 by 1 सभी को हम लोग देखते हैं। तो इसे NS, यह एक नाल चुंबक या विद्युत चुंबक होता है। NS क्या है, क्षेत्र चुंबक है, जो क्या होता है, या तो नाल चुंबक होता है अथवा विद्युत चुंबक होता है। तो सबसे पहले क्षेत्र चुंबक जो एक ही नाल चुंबक होता है या विद्युत चुंबक होता है। दूसरा है आर्मेचर, ABCD, आर्मेचर ABCD। तो यह एक कुंडली होती है जो नर्म लोहे के क्रोट पर तांबे के पृथक तार को लपेटकर बनाई जाती है। इस क्षेत्र चुंबक के मध्य एक धुरी में क्या है, धुरी के परितः किसी साधन से घुमाया जाता है। ठीक, आर्मेचर क्या है, यह एक कुंडली होती है जो नर्म लोहे के क्रोट पर तांबे के पृथक तार को लपेटकर बनाई जाती है। इसे क्षेत्र चुंबक NS के मध्य एक धुरी पर क्या है, घुमाया जाता है। अब डायनोमो के घूमने वाले भाग को रोटर कहते हैं।
डायनेमो के घूमने वाले भाग को रोटर कहते हैं तथा स्थिर भाग को स्टेटर कहते हैं। साधारणतः डायनेमो में क्षेत्र चुंबक जो होते हैं वह क्या है, स्टेटर होते हैं, और जो आर्मेचर होता है वह क्या होता है, रोटेटर होता है। किंतु अच्छे डायनेमो में क्या होता है, आर्मेचर जो होता है वह स्टेटर होता है। आर्मेचर नहीं घूमता, क्या घूमता है, क्षेत्र चुंबक एनएस क्या होता है, रोटेटर होता है। ठीक, अब देखते हैं सर्पी वाला S1 और S2। तो ये है सर्पी वाला S1 और S2, ये गोला। ठीक, तो ये क्या होता है, आर्मेचर की कुंडली का जो प्रत्येक सिरा होता है वह क्या होता है, देखिए आर्मेचर की कुंडली का प्रत्येक सिरा धातु की एक वलय से जुड़ा रहता है। ये वलय आर्मेचर की धुरी के साथ जुड़े होते हैं तथा इसी के साथ साथ घूमते हैं, किंतु धुरी से विद्युत रुद्ध रहते हैं। ठीक, जो आर्मेचर का जो सिरा होता है वह क्या है, धातु के एक एक वलय से जुड़ा होता है। यहाँ देखिए ये वाला ए सिरा जुड़ा है S2 से तथा डी वाला जुड़ा है S1 से, तथा ये क्या होते हैं, ये वलय आर्मेचर के धुरी के साथ जुड़े रहते हैं। आर्मेचर के धुरी के साथ ये दोनों क्या है, जुड़े हैं वलय, देखिए, तथा इसी के साथ साथ घूमते रहते हैं, किंतु इस धुरी से क्या है, विद्युत रुद्ध रहते हैं, इंसुलेटेड रहते हैं। ठीक, उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। मतलब इस धुरी में है ना, धुरी और उस वलय दोनों के बीच क्या है, इंसुलेटर लगा होता है, जिससे उस दोनों में विद्युत धारा का आदान प्रदान नहीं होता। चौथा है ब्रश B1 एंड B2। ये क्या जो काला काला दिख रहा है, यहाँ देखिए ये क्या है, ब्रश, ये B1 है और ये B2 है। आपके सभी के पास एक मोटर होगा, उसे खोलेंगे तो ये सब जो पार्ट्स हैं वो आप सब देख पाएंगे। ठीक है, तो जिसके जिसके पास होगा वो जरूर देखिए खोल के मोटर को, जो खराब वाला है उससे भाई, है ना। तो आप देखेंगे 1 बाय 1 जो सभी पार्ट होता है वह एग्जैक्टली यही होता है, आप इससे ज़्यादा सीख पाएंगे। ठीक, तो ये ब्रूश क्या होता है, ये होता है कार्बन की पत्तियों के बने होते हैं तथा सर्पी वलय को छूते रहते हैं। ये स्थिर होते हैं, सर्पी वलय के साथ घूमते नहीं। बाह्य परिपथ में के तार इन्हीं ब्रूशों के साथ जोड़ दिए जाते हैं। अब कार्य विधि देखते हैं। जब आर्मेचर ABCD को ध्रुव खंड NS के मध्य दक्षिणावर्ती दिशा में घुमाया जाता है तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, अतः कुंडली में प्रेरित धारा क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। प्रथम अर्धचक्र में कुंडली में धारा की दिशा ABCD होती है, अतः बाह्य प्रतिरोध R में विद्युत धारा ब्रश B1 से ब्रश B2 की ओर क्या है, प्रवाहित होने लगती है। और द्वितीय अर्धचक्र में कुंडली में धारा DCBA होती है, अतः बाह्य प्रतिरोध R में विद्युत धारा ब्रश B2 से ब्रश B1 की ओर प्रवाहित होने लगती है। चित्र में आप देखिए। ठीक, और ये किस सिद्धांत से कार्य कर रहा है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमानुसार। तो अभी जो पढ़े हैं हम लोग डायनेमो के सिद्धांत में, ठीक, तो उसी का यहाँ पे बताया गया है। ठीक, तो इस प्रकार जब कुंडली का तल, इसे लिखना है, ये वाला पॉइंट बहुत IMP टॉपिक है और ये वाला पॉइंट आपको लिखना है। जब इसे लिखेंगे नहीं, ये ब्लैक में जो दिखाई दे रहा है ये सब सिद्धांत को, इसमें एक भी लाइन छोड़ना नहीं है। ठीक, ये पूरा लिखना है, सिद्धांत में कुछ भी काटना नहीं है, पूरा लिखना है। तो जब कुंडली का तल बल रेखाओं के लंबवत होता है तो प्रेरित धारा का मान 0, और जब उसका तल बल रेखाओं के समांतर होता है तो प्रेरित धारा का मान क्या है, अधिकतम होता है। हमने जाना है कि प्रेरित धारा का मान 0 होता है। तो क्या होता है, 0 कब होता है, जब बल रेखाओं का तल क्या है, कुंडली का तल क्या है, बल रेखाओं के लंबवत होता है। इस स्थिति में क्या होता है, जो भुजा AB और CD होता है उसमें क्या होता है, जो बल रेखाएं हैं वह
काटती नहीं है, ठीक है, उसके समांतर गुजरती है, तो बल रेखाओं को अधिक नहीं काटती, जिसके कारण क्या है, धारा का मान शून्य हो जाता है। और जब कुंडली का तल बल रेखाओं के समांतर होता है तो उस स्थिति में जो बल रेखाएं भुजा ए बी और सी डी है वह बल रेखाओं को ज़्यादा काटती है, जिससे कारण क्या है, उसमें धारा का प्रेरित धारा का मान बढ़ जाता है ना। इस प्रकार प्रतिरोध आर में बहने वाली धारा का मान प्रथम अर्धचक्र में शून्य से बढ़कर अधिकतम तथा पुनः शून्य हो जाती है। तत्पश्चात धारा की दिशा बदल जाती है तथा द्वितीय अर्धचक्र में इसका मान शून्य से बढ़कर पुनः अधिकतम फिर पुनः शून्य हो जाती है। स्पष्ट है कि बाह्य प्रतिरोध आर में बहने वाली प्रत्यावर्ती धारा होती है। जो धारा बहती है वह कौन सी धारा होती है, वह होती है प्रत्यावर्ती धारा, जिसकी आवृत्ति आर्मेचर की आवृत्ति के बराबर होती है। सामान्यतः प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 चक्र प्रति सेकेंड होती है। ठीक, सामान्यतः भारत में क्या है, प्रत्यावर्ती धारा की जो आवृत्ति होती है वह 50 चक्र प्रति सेकेंड होती है। अब देखते हैं दिष्ट धारा डायनेमो, तो ये भी सेम उसी की तरह है। ठीक है, तो दिष्ट धारा डायनेमो क्या होता है, वह डायनेमो जो यांत्रिक ऊर्जा को दिष्ट धारा में परिवर्तित कर देता है, दिष्ट धारा डायनेमो कहलाता है। ठीक है, इसकी रचना चित्र देखिए, सेम उसी प्रकार है। क्षेत्र चुंबक पहला है, क्षेत्र चुंबक NS, यह क्या होता है, यह सामान्य चुंबक डायनेमो में यह एक नाल चुंबक होता है, जबकि शक्तिशाली डायनेमो में क्या होता है, यह एक विद्युत चुंबक होता है। दूसरा क्या है, आर्मेचर ABCD, तो आर्मेचर ABCD क्या होता है, एक कुंडली होता है जो नर्म लोहे के क्रोड पर तांबे के पृथक्कृत तार को लपेटकर बनाई जाती है ना। इसे क्षेत्र चुंबक NS के मध्य अक्ष पर क्या है, धुरी पर क्या है, घुमाया जाता है। और लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, इसके एक भाग को स्टेटर तथा दूसरे भाग को रोटर कहते हैं। जो भाग स्थिर रहता है उसे स्टेटर तथा जो घूमता है उसे रोटर कहते हैं। साधारणतः डायनेमो में क्या होता है, जो कुंडली होती है वह क्या होती है, रोटर होती है तथा क्षेत्र चुंबक स्टेटर होता है। किंतु अच्छे डायनेमो में क्या होता है, कुंडली जो होती है वह स्टेटर होता है, जबकि नाल चुंबक अथवा क्षेत्र चुंबक क्या होता है, रोटेटर होता है। ठीक, इतना लिखेंगे पर्याप्त है। तीसरा क्या है, इसमें देखिए विभक्त, यही इसमें अंतर है, मेन जो अंतर है वह यही है कि इसमें विभक्त वलय दिक् परिवर्तक में, यहाँ देखिए ये क्या है, विभक्त वलय दिक् परिवर्तक, और जो प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो था उसमें क्या था, ये पूर्णतः वलय था, और इसमें क्या है, विभक्त वलय है ना। तो विभक्त वलय दिक् परिवर्तक S1 व S2, इसकी रचना तांबे के एक वलय को दो भागों में बांटकर की जाती है। इन भागों का संबंध कुंडली के एक एक सिरे से कर दिया जाता है। दिक् परिवर्तक के दोनों भाग आर्मेचर के धुरी के साथ जुड़े रहते हैं, इसी के साथ साथ घूमते हैं, किंतु धुरी से वे क्या है, विद्युत रुद्ध रहते हैं। चौथा है ब्रुश B1 और ब्रुश B2, ये काला जो दिख रहा है वह क्या है, ब्रुश है। तो ये कार्बन की पत्तियों के बने होते हैं जो घूमते हुए दिक् परिवर्तक के प्रत्येक भाग को क्रमशः स्पर्श करते हैं किंतु स्वयं नहीं घूमते। इनकी सहायता से आर्मेचर में उत्पन्न विद्युत धारा जो है बाह्य प्रतिपथ में भेजा जाता है। ठीक, अब देखते हैं इसकी कार्यविधि कैसी होती है। तो देखते हैं कार्यविधि। जब आर्मेचर ABCD को क्षेत्र चुंबक NS के ध्रुव खंडों के मध्य दक्षिणावर्ती दिशा में क्या है, घुमाते हैं, तो आर्मेचर से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन होता है। अतः आर्मेचर माने कुंडली है ना, में क्या होता है, प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाता है लेंज के नियमानुसार, है ना। तो प्रथम अर्धचक्र में आर्मेचर में प्रेरित धारा की दिशा ABCD होती है। चूंकि
यही पॉइंट है। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, चूंकि H1 का संबंध ब्रूस B1 से तथा H2 का संबंध जो होता है वह ब्रूस B2 से होता है, अतः बाह्य प्रतिरोध R में विद्युत धारा B1 से B2 की ओर प्रवाहित होती है। चित्र में देखिए पहला कंडीशन है ना। अब द्वितीय अर्ध चक्र में S1 का संबंध ये क्या होता है, जस्ट अलग हो जाता है। H1 का संबंध क्या होता है, H2 ब्रूस B2 से तथा H2 का संबंध ब्रूस B1 से हो जाता है। चित्र देखिए तथा क्या होता है, अब आर्मेचर में जो प्रेरित धारा की दिशा होती है वह DCBA होती है, अतः पुनः प्रेरित धारा क्या होता है, बाह्य प्रतिरोध R में ब्रूस B1 से ब्रूस B2 की ओर प्रवाहित होने लगती है। अतः प्रेरित धारा का मान अधिकतम उस समय होता है जब कुंडली का तल बल रेखाओं के समांतर होता है और न्यूनतम या शून्य उस समय होता है जब कुंडली का तल बल रेखाओं के लंबवत होता है। स्पष्ट है कि बाह्य प्रतिरोध में जो बहने वाली धारा होती है वह दिष्ट धारा होती है, किंतु उसका मान नियत नहीं रहता। उसका मान शून्य से अधिकतम होकर पुनः शून्य हो जाता है। यहाँ देखिए शून्य से अधिकतम हुआ, फिर पुनः शून्य, फिर उसके बाद पुनः अधिकतम, फिर उसके बाद पुनः शून्य हो जाता है ना। तो इस प्रकार यह क्या होता है, जो प्राप्त धारा है वह स्थिर नहीं होता है ना। यहाँ देखिए यहाँ क्या है, धारा नहीं मिल रहा है, यहाँ इस पॉइंट में क्या है, धारा का मान शून्य हो गया है ना। तो इसको रोकने तो यह स्थिर प्राप्त नहीं होता है ना, पल्स के रूप में प्राप्त होता है। एक बार अधिक हुआ, फिर कम, फिर अधिक, फिर कम, फिर अधिक, फिर कम, इस प्रकार से। तो हम क्या होते हैं, तो इस धारा का तो हम लोग विद्युत परिपथ में उपयोग नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या होता है, हम इसे स्थिर दिष्ट धारा को प्राप्त करते हैं। तो देखिए कैसे प्राप्त करते हैं। ऊपर हम देख चुके हैं कि दिष्ट धारा डायनेमो में बाह्य परिपथ में जो बहने वाली धारा का मान स्थिर नहीं रहता, अपितु शून्य से अधिकतम होकर पुनः शून्य हो जाता है। इससे धारा का मान एक समान करने के लिए हम इसमें ऐसे आर्मेचर का प्रयोग करते हैं जो कई कुंडलियों से मिलकर बनी होती है। ये कुंडलियाँ एक दूसरे के साथ समान कोण पर झुकी होती है तथा श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है। दिक् परिवर्तक के भागों के संख्या कुंडली की संख्या की दुगुनी होती है। कुंडली के सिरों में दिक् परिवर्तक के व्यासतः अभिमुख भागों से जुड़े रहते हैं। ब्रूश क्या होता है, दो ही होते हैं। दिक् परिवर्तक के व्यासतः अभिमुख भाग घूमते रहते हुए क्रमशः दोनों ब्रूशों को संपर्क करते रहते हैं। ठीक, प्रत्येक कुंडली में धारा का मान अधिकतम तथा अधिकतम से पुनः कम होता है और ब्रूशों की सहायता से यह धारा बाह्य प्रतिरोध R में प्रवाहित होने लगती है। इस प्रकार चित्र में देखिए धारा का मान सदैव अधिकतम बना रहता है ना। ये ब्रूश, ये पहली कुंडली, उसी में ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी। तो इस प्रकार धारा का मान क्या है, सदैव स्थिर बना रहता है ना। धारा का मान क्रमशः अधिकतम हो जाता है और ब्रूश की सहायता से बाह्य प्रतिरोध में धारा बहने लगती है। चित्र में देखिए चार कुंडली वाले आर्मेचर को बाह्य प्रतिरोध में बहने वाली धारा के मध्य क्या है, प्रदर्शित किया गया है। जो कुंडली की संख्या बढ़ती जाती है धारा का मान और अधिक होने लगता है। ठीक, तो इस प्रकार हम लोग आर्मेचर की संख्या बढ़ाकर क्या है, स्थिर दिष्ट धारा प्राप्त करते हैं। अब देखते हैं दिष्ट धारा मोटर। मोटर क्या होता है, मोटर वह उपकरण होता है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है। डायनेमो क्या होता था, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता था, लेकिन यहाँ जो मोटर होता है वह क्या है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है। ठीक है, तो इसकी भी रचना में सेम है डायनेमो, इसकी रचना भी दिष्ट धारा डायनेमो के समान ही होती है। इसके मुख्य भाग निम्नलिखित होते हैं।
क्षेत्र चुंबक NS, आर्मेचर ABCD, विभक्त वलय दिक् परिवर्तक S1 व S2, ब्रूश B1 और B2। अब देखिए, इसमें आर्मेचर की धुरी के साथ एक बड़ा पहिया लगा होता है जिसे गतिपालक पहिया या फ्लाई व्हील कहते हैं। आर्मेचर के घूमने पर पहिया भी घूमता है जिस पर पट्टा चढ़ाकर अन्य मशीनों को घुमाया जाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे मशीन, जो दाल पीसने का मशीन होता है उसमें बेल्ट लगा होता है ना। और भी कई सारे हैं, जैसे कपड़ा सिलने का मशीन होता है वो भी मोटर से चलाते हैं, है ना। तो इसकी कार्यविधि देखते हैं। ब्रूश B1 और B2 के बीच एक संचायक सेल E को कुंजी K से जोड़ देते हैं। अब कुंजी K के प्लग को लगाकर चित्र के अनुसार कुंडली ABCD में की दिशा में क्या है, धारा भेजते हैं। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम, इसमें याद रखिए, इसमें फ्लेमिंग का बाएं हाथ का यूज होता है ना। बाएं हाथ के नियमानुसार भुजा AB पर कागज के लंबवत नीचे की ओर तथा भुजा CD में उतना ही बल क्या होता है, उतना ही बल कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर कार्य करने लगता है। दोनों बल क्या होते हैं, परिणाम में बराबर होते हैं तथा दिशा क्या होती है, दोनों बलों की विपरीत होती है। तो दोनों बल क्या होंगे, हम लोग को पता ही होगा, जब दो बल परिणाम में बराबर किंतु दिशा विपरीत होती है तो बल युग्म का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार वे बल युग्म का निर्माण करते हैं। इस बल युग्म के कारण ही कुंडली क्या है, दक्षिणावर्त दिशा में घूमने लगती है। जब कुंडली ऊर्ध्वतर में मतलब ऊपर आ जाती है तो बल युग्म का मान 0 हो जाता है। किंतु इस समय क्या होता है, दिक् परिवर्तक का भाग S2 ब्रूश B1 के संपर्क में तथा S1 ब्रूश B2 के संपर्क में आ जाता है। यहाँ देखिए S1 B2 S2 B1, ठीक। तो अतः कुंडली में अब विद्युत धारा DCBA दिशा में प्रवाहित होने लगती है। इस स्थिति में कुंडली पर कार्य करने वाला बल युग्म पुनः उसे दक्षिणावर्ती दिशा में घुमा देता है। इस प्रकार आर्मेचर क्षेत्र चुंबक के ध्रुव खंडों के बीच एक ही दिशा में लगातार घूमता रहता है। अब देखते हैं इसका उपयोग क्या होता है। तो विद्युत पंखा, कूलर, फ्रिज, मिक्सर, कपड़े धोने की मशीन आदि में क्या होता है, इस मोटर का उपयोग करते हैं। अच्छा, तो सभी इससे पढ़ेंगे, है ना। और जहाँ पे समझ नहीं आएगा तो वहाँ पूछेंगे और फेयर कॉपी में इसका नोटेशन बनाएंगे। अच्छा, धन्यवाद।